नमस्कार दोस्तों, आज हम तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 ईस्वी के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को लंदन के सेंट जेम्स महल में आधिकारिक तौर पर प्रारंभ किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां कांग्रेस एवं अधिकांश व्यावसायिक संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। वहीं मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग और भारतीय रजवाड़ों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला, तीनों ब्रिटिश दल जैसे लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल के प्रतिनिधि। दूसरा, ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, जिनकी संख्या 16 थी। भारत के राज्यों से राजकुमार या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, जिनकी संख्या 57 थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता की समस्या सर्वाधिक विवादपूर्ण रही। सांप्रदायिकता समस्या पर समझौता नहीं हो सका। मुसलमानों ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की तथा जिन्ना अपनी 14 शर्तों को मनवाने के लिए अड़े रहे। मुसलमान पृथक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता या गांधी-इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बाद कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का वायदा किया। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक B.R. अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। गांधी जी की प्रमुख मांगें थीं, केंद्र और प्रांतों में तुरंत और पूर्ण रूप से एक उत्तरदायी सरकार स्थापित की जानी चाहिए। केवल कांग्रेस ही राजनीतिक भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अस्पृश्य भी हिंदू हैं, अतः उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन या विशेष सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी की मांगों को सम्मेलन में अस्वीकार कर दिया गया। यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ। मात्र 46 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्र में भाग नहीं लिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति 24 दिसंबर 1932 के बाद तीनों गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर सैमुअल होवर्थ के निर्देशन में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। लिनलिथगो की सिफारिशों में कुछ संशोधन कर 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। कम्युनल अवार्ड
चूंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या का कोई निराकरण नहीं हो सका, अतः इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसमें हिंदुओं के दलित वर्ग को भी मान्य अल्पसंख्यकों की तरह अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। इसके तहत मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों हेतु पृथक पृथक चुनाव पद्धति की व्यवस्था की गई। महिलाओं हेतु भी पृथक स्थान निर्धारित किए जाएंगे। दलित वर्ग को हिंदुओं से पृथक माना जाएगा। पूना समझौता 26 सितंबर 1932। गांधी जी कम्युनल अवार्ड से अत्यंत दुखी हुए। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन आरंभ कर दिया। बाद में पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ। इस समझौते के अनुसार हरिजन हिंदुओं से पृथक नहीं माने जाएंगे। जितने स्थान कम्युनल अवार्ड द्वारा हरिजनों को दिए गए थे, अब उनसे दुगने स्थान पर उन्हें दिए जाएंगे। स्थानीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक सेवाओं में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। हरिजनों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया। गांधी ने पुणे समझौते के पश्चात आमरण अनशन वापस ले लिया।